हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भूकंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। देखिए, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र यानी इपिक सेंटर कहलाता है। अधिक केंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। भूकंप अधिक केंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती है और सर्वप्रथम ये भूकंप अधिक केंद्र पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में ही आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है यानी साउंड वेव्स के समान होती है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकारों के पदार्थों से गुजर सकती है। भूकंपीय छाया क्षेत्र यहां पर फिगर में दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये इस तरंग छाया क्षेत्र, तो यहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। उपयुक्त चित्रों में अब पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है देख सकते हैं, प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के पश्चात केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन है। 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक जो है पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक बैंड के रूप में यानी पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% जो पृथ्वी है इसके 40% भाग से भी अधिक है। दूसरा जो वेव्स है वह आपका द्वितीयक अथवा गौण तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, इसे एस से इंडिकेट करते हैं। ये तरंगे जल तरंग यानी याद रखिएगा, ये तरंगे जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती है। किस किस के समान? जल तरंग और प्रकाश तरंगों के समान होती है। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहा जाता है। इन्हें आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण यानी तरंग के दिशा के आर पार पर होती रहती है या होती है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, जो इस तरंग है ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। जो प्राइमरी वेव से जो पी वेव्स है ये तीनों माध्यमों से होकर गुजरता है, लेकिन जो एस वेव्स है ये तरल पदार्थ से नहीं होकर गुजरता है। याद रखना है। और यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। तीसरा है आपका सरफेस वेव्स यानी धरातलीय तरंग, जिसे एल से इंडिकेट किया जाता है।
धरातलीय तरंग जो है, धरातलीय तरंगे अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है। इसका वेग दोनों की अपेक्षा कम होता है, p और s की अपेक्षा कम होता है। इनका भ्रमण और जो भ्रमण पथ है, इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें जो है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिक केंद्र पर पहुंचती हैं, अतः इन्हें p तथा s लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंग यानी लॉन्ग वेव्स कहा जाता है, क्योंकि इनका भ्रमण समय जो है अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसी कारण से धरातलीय तरंगे अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है, एनर्जी रिलीज की सूचक होती है। भूकंप के परिमाण का मापन, याद रखिएगा, रिक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन, भूकंप के परिमाण का जो मापन है किस स्केल पर किया जाता है, तो रिक्टर स्केल पर, और तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार, याद रखिएगा, रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर तीव्रता लघु गणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को जो है प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस TNT यानी 6 ऑन्स ऑफ TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है, जो एक लोलक यानी पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है, अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर जो है एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। देखिए, सुनामी जो शब्द है जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, जो ऊंची उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से जो है प्रभावित हुआ था, और इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है: सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, दूसरा है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र, चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है और पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्ज़बर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण वृहद एवं लघु प्लेटें। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का स्थल मंडल 7 वृहद प्लेटों और कुछ लघु प्लेटों में विभक्त हैं। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, गर्तें और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख वृहद प्लेटें जो है इस प्रकार है। पहला है अंटार्कटिका प्लेट,
जिसमें अंटार्कटिका और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल है सम्मिलित है, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इससे पृथक करते हैं। और चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा है अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। सातवां है यूएशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण लघु प्लेटें हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा है नजका प्लेट। नजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। चौथा है फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। पांचवा है कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच जो है स्थित है। छठा है फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो याद रखिएगा PSL, पी प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, यानी PSL, याद रखिएगा। भूकंप के दौरान तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। P यानी प्राइमरी, S यानी सेकेंडरी और L यानी लव ऑफ सरफेस वेव्स तरंगे, तो याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न है, भूकंपीय छाया क्षेत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन, यह भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। दूसरा कथन, भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P और S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब होगा कथन A सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र P और S तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। थर्ड नंबर है रिंग ऑफ फायर संबंध है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? इसका संबंध, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है, क्या है इसका सही जवाब है? भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से, यानी ए ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। पहला है सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु। दूसरा है नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र। चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें दूसरा है रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन के ऊर्जा के 100 गुना होती है। देखिए इसमें जो सही कथन है वह है ए ऑप्शन, यानी पहला कथन। भूकंपीय परिमाण का मापन रिक्टर स्केल पर और तीव्रता का मर्केली स्केल पर किया जाता है। याद रखिएगा, भूकंपीय परिमाण का जो मापन है किस स्केल पर? रिक्टर स्केल पर, और तीव्रता का मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर मापन लघु गणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को जो है प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है।
एक अंक मापन की भूकंपीय तरंग 6 औंस TNT ऊर्जा जो है निर्मुक्त करती है, इसलिए पहला कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 5 है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। दूसरा है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तीसरा, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। चौथा, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि को जो है निर्देशन करता है। इसका जो सही जवाब होगा आपको बताना है। इन 4 कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला कथन बिल्कुल सत्य है, दूसरा कथन और तीसरा कथन भी सत्य है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूकंप के परिमाण और तीव्रता का मापन क्रमशः जो है रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर किया जाता है, इसलिए कथन पहला सही है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंपीय तरंग की तीव्रता से TNT के 6 औंस के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि 8 तीव्रता के भूकंप से TNT के 6 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है। अर्थात रिक्टर स्केल पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुने आयाम को तथा 32 गुना ऊर्जा वृद्धि का निर्देशन करता है, इसलिए दूसरा तीसरा भी सही है, किंतु चौथा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 6 है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। 8 नंबर है, सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सिस्मोमीटर भूकंप मापन के लिए प्रयुक्त होता है। यह सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग है, जबकि हृदय गति को कार्डियोग्राफ से पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र केस्कोग्राफ है। देखिए, जो कार्डियोग्राफ है और केस्कोग्राफ जो है, ये जो यंत्र है, इनका उपयोग कहां किया जाता है आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी इन दोनों से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है, जो एक लोलक यानी पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है, अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। 10 नंबर है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? याद रखिएगा, जापानी। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, जो ऊंची उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचा सकती है। 11 नंबर है, 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन जो कथन दिया गया सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। पहला कथन है, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक आधा क्षेपण हुआ। यह आधा क्षेपण वर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ, इसलिए पहला कथन जो है, ये कथन जो लगभग सही है। कथन बी है, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों ने, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक प्रभाव देखे गए। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति और सोमालिया में 300 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे।
कथन सी, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका जो है व्यक्त की गई है, न कि 50 लाख। इसलिए यह कथन जो है पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। और कथन डी जो है, भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। 12 नंबर, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? सही जवाब है फुकुशिमा। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी में वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। इसके बाद 13 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहां ज्वालामुखी तथा मूंगे बनने जैसी कोई क्रियाएं नहीं होती है। 14 नंबर है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। बताइए, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इपिक सेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए जो इसमें दिया गया है नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 15 है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है किनके मध्य पाई जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और देखिए इन जो टेलीग्राम चैनल है, जो फेसबुक पेज है या जो इंस्टाग्राम का है या जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम क्विज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे जो भी न्यूज होती है, जो भी अपडेट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है। और जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में जो है उसका प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत है आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।